अभी मोदी जी के बारे में बताया कि उन्होंने मुसलमानों के लिए इतने सारे काम किए, मेरा दिल भर आया, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मोदी जी ने इतने काम किए इस देश के मुसलमानों के लिए और देश के मुसलमानों को पता ही नहीं है। यानी कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी अब क्या अपना मन बदल रहे हैं? तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया कि अरे वाह, इतना बड़ा काम, मुसलमानों का उद्धार हो गया। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये जो लाभार्थी वाली बात, ऐसा तो 70 सालों में कभी नहीं हुआ था। पहली बार लाभार्थी योजना में सबको मौका मिल रहा है मुसलमानों को। इससे पहले तो बिल्कुल नहीं मिलता था, है ना? ऐसा है, इससे पहले तो कहीं कुछ नहीं मिलता था। बाकी सब जगह तो मोदी जी ने ही दिया है, मुसलमानों को भी सब कुछ मोदी जी है और गुणगान भी हो रहा है। देखिए, ये जो एक्टिंग है, ये जो नाटकीयता है, इससे हकीकत छुप नहीं सकती। लाभार्थी के बुनियाद पर उस बात को नहीं छुपाया जा सकता कि इस देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पहचान पूछकर मुसलमानों को ही मारा जा रहा है। पुलिस के अपने कानून में भेदभाव होता है और जहां मुसलमान कोई यहां से गुनाहगार होता है, उसकी परेड कराई जाती है, उसके घर तोड़े जाते हैं बुलडोजर से। लेकिन अगर दूसरे पक्ष या धर्म का कोई होता है तो वहां पे 10 बार प्रशासन सोचती है। अभी यहां से कल का ही एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश के अंदर मुहर्रम के जुलूस में जुलूस लगाने वाले लोग अपना प्रदर्शन करते हुए एक पोस्टर ऊपर या कोई रोड के बीचों बीच में लगा हुआ, तो उसमें छींटा एक लग गया, एक हल्का सा, कोई ऐसा इंटेंशनल नहीं लगता है मुझे वीडियो देख कर। वो मुसलमान थे, मुहर्रम मना रहे थे और पोस्टर भी किसी भारत का नहीं था या ये नहीं था, एक धार्मिक पोस्टर था, हिंदू राष्ट्र। उसके बुनियाद पर उन 4 मुसलमानों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, परेड कराया गया, शारीरिक उसके साथ शोषण हुआ और यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि एक फिजिकल टॉर्चर भी किया गया। और उसके बाद आप उसके घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, नेसे लगाने की। ये कौन सा जुल्म है? क्या मुसलमान इतना गया गुजरा हो गया? ये 2nd क्लास का या तो 3rd क्लास सिटीजन आपने बना दिया। एक इंसान का राइट होता है, एक हुकूक होता है, एक सिटीजन की तरह आप उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं? यही मनसे के मोतीहारी में एक यादव भाई को मार दिया गया, उसकी याद तो नहीं आई होगी आपको। ये भी याद नहीं आया होगा कि बिहार में एक मंदिर पर भी टारगेट किया गया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, इनके सवाल इतने हैं, जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि इनको कन्विंस करना, इनको सब कुछ एक नाटक लग रहा है। ये बंधक बना दिए गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब शोएब जमाई को। शोएब जमाई, आपका फेडर डाउन। सुधांशु जी, जो शोएब जमाई ने कहा, मैं उसकी बात का आंशिक समर्थन करता हूं। वाकई 2014 से पहले स्थिति क्या थी? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में 1947 में मुसलमान था 20% और 2014 तक आते आते क्या रह गया? 2%। हमारी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? 6 साल बीजेपी रूल में रही थी और 61 ईयर सेकुलर दल। पश्चिम बंगाल, जहां आज तक एक भी दिन बीजेपी का रूल नहीं रहा है, वहां मुसलमानों की आबादी है 27, 28, 29% और सरकारी नौकरी में है 1.8%। गुजरात, जिसके बारे में आप लोग तमाम अनेक प्रकार की बातें करते हैं, मुसलमानों की आबादी 10%, सरकारी नौकरी में लगभग 9% के आसपास। यह होता है ईमानदारी से काम करना। और उसके बाद देखिए मुसलमान कहां से कहां पहुंचे। पढ़ाई लिखाई में मुसलमानों की स्थिति यह थी कि सैयद मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट था वो एवरेज से 3 गुना ज्यादा था 1931 में। यूपी में सैयद मुसलमानों का लिटरेसी रेट था 24%। पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश का था 8%। हिंदुओं में सबसे पढ़ी लिखी जात मानी जाती थी ब्राह्मण, वो 15% थे और क्षत्रिय 13% थे। सैयद मुसलमान 24% थे। फिर मुसलमान एकदम पीछे रह गए, क्योंकि वो तो सियासत में वो केवल वही देखते रह गए ना कि पढ़ाई लिखाई सब दरकिनार होती चली गई। और रही बात इसकी मॉब लिंचिंग, तो मैं शोएब जमाई जी को याद दिलाना चाहता हूं, क्यों हमारी सरकार आने से पहले कश्मीर में हर जुमे के दिन एक मस्जिद से एक मॉब निकलती थी नारे लगाते हुए, और फिर कोई इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी व्यक्ति को मार दिया करती थी। ये तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। फिर आईएसआईएस के नारे लगते थे, आईएसआईएस का झंडा लगता था, फिर मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सब तो
ये सब मॉब लिंचिंग थोड़ी थी। फिर आइए आजाद मैदान 2012, किस बात को लेकर मॉब लिंचिंग हुई? अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई? क्योंकि फेसबुक पर कुछ पोस्ट आ गई थी जिसमें कहा गया कि ये बर्मा में मारे गए रोहिंग्या मुसलमानों की फोटो है। बाद में पता चला थाईलैंड में तूफान में मारे गए लोगों की फोटो थी। अगर मान भी लिया जाए कि बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान मारे गए थे, तो भैया आजाद मैदान में किस बात को लेकर अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी मेरे भाई? वो मॉब लिंचिंग थोड़ी थी। अरे ये सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत होता था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं नाविका जी, आज इस देश में दो प्रकार के मुसलमान, एक है जो हमारे फैज भाई जैसे लोग बैठे हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, एक है शोएब जमाई के चीफ जो फिलिस्तीन की जय बोलते हैं, एक वो मुसलमान है जो भारत के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जिसमें डॉक्टर कलाम से लेके वीर अब्दुल हमीद से लेके ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से लेके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से लेके बड़े बड़े शायर और नगमा निगार हैं। और दूसरी तरफ कौन है? वो मुसलमान है जो हमास के लिए रैलियां निकालता है, केरल से लेके कश्मीर तक, जो हिजबुल्लाह के लिए रैलियां निकालता है, जो सिर्फ फिलिस्तीन की बात नहीं है, जो आईएसआईएस के झंडे लगाता है, जो सर तन से जुदा के नारे करता है और उसके बाद सर तन से जुदा कर देता है। और उसके बाद इन्होंने अपना मुस्तकबिल क्या बनाया? मैं एक बात फिर रिपीट कर देना चाहता हूं, पूरे भारत में आज सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? वो है पारसी। 0.001% की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट उन लोगों ने दिए हैं। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करती है वो है जैन, एक माइनॉरिटी जो 1% की माइनॉरिटी है। सबसे एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी कौन है? सिख, जो 1.8% की माइनॉरिटी है। यहां तक क्रिश्चियंस में भी लिटरेसी का रेट बहुत अच्छा है। परंतु सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी जो है, वो जो है आज सबसे पीछे है। और तब जो नाविका जी मैंने पहले बोला था, पार्लियामेंट में दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब आजादी मिली तो ना कोई क्रिश्चियन रियासत थी, ना कोई यहूदी रियासत थी, ना कोई पारसी रियासत थी। एक आधा महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो एक दो सिख रियासतें थी, बस मुसलमानों की लाइन लगा के रियासत थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, और आके कहां से कहां फंस गए मेरे भाई? क्योंकि जो हुक्मराने वक्त थे, बिल्कुल हुक्मराने वक्त थे, वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं आतिकुर रहमान, और सवाल मेरा इतना है, क्या मोदी साहब ने तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट लगाई है, इसीलिए ये बंधक वाला नैरेटिव सेट किया जा रहा है? और चुनाव का वक्त तो है ही। सही कहा नाविका जी आपने कि चुनाव के वक्त के तहत ही इतना मुलायम नजर आ रहे हैं हमारे सुधांशु जी भी और बीजेपी भी। और इसमें आप शक कैसे कर सकती है? ये तो गिनती गिना रहे हैं 11 साल से। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब इतना आपने आभार प्रकट किया मुसलमानों के प्रति और तमाम वो चीजें खत्म कर दी जो कांग्रेस ने 70 सालों में की थी, भैया जरा सा बात कर लीजिए सुधांशु जी के आज का प्रेजेंट इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस मुसलमानों का क्या है? क्या इतने अच्छे हो गए मुसलमान? इतना भला हो गया मुसलमानों का मोदी काल के अंदर कि आज किरण रिजिजू जी ये बता रहे हैं कि भाई ये तो पलायन ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब पलायन करते हैं लेकिन मुसलमान पलायन नहीं करता है, खुशहाल है। इसीलिए तो अगर खुशहाल है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 साल पहले सुधांशु जी 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने क्यों कहा था, जो आज तक के 20 साल में कोई सरकार नहीं दे पाई? जो प्रेजेंट नाविका जी है, हमारी सरकार है महाराष्ट्र में, इसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को ये मुद्दा सौंप दिया है कि हमें बताइए कि मुसलमानों का एजुकेशनल बैकवर्डनेस कितना है, उस आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट के 5% रिजर्वेशन को वो सैंक्शन करेंगे। 20 साल हो गए, किसी ने हिम्मत नहीं की। ये है मुसलमानों का माइनॉरिटी स्टेटस नाविका जी। और ये बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं क्योंकि इलेक्शन के वक्त में ये जागते हैं, ये पसमानदा मुसलमानों का भला करने आ जाते हैं। सुधांशु जी जरा मुझे बताइए कि जितने भी मुसलमानों की आज तक के लिंचिंग हुई है, कितने सैयद थे उसमें, कितने अशराफ थे उसमें? अरे सारे पसमानदा मुसलमानों की लिंचिंग कर डाली और ये मुसलमान पसमानदाओं का भला करने जा रहे हैं। शर्म नहीं आती है सुधांशु जी आपको इन मुद्दों पे बात करते हुए? अगर आप एक्सेप्ट कर ले
कि भाई मुसलमानों का सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू क्यों देना पड़ेगा? नहीं, क्यों देना पड़ेगा 75 साल बाद? अगर आप मदरसों को अकाउंट नहीं कराओगे तो क्यों देना पड़ेगा? मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पहले आपसे समझना चाहती हूं कि बैकवर्ड है 75 साल बाद। अभी सुधांशु जी ने बताया कि स्वतंत्रता के समय में क्या इंडेक्स था और अब क्या हो गया है। तो किसने कम किया? ये पढ़ाई का लेवल, लिटरेसी का लेवल किसने कम किया? ये जो इनकी आर्थिक स्थिति है ये किसने की? खुद भी कोई कम्युनिटी आगे बढ़ेगी? पारसीज के साथ क्या हो रहा है, वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहती हूं ये कहां तक जायज है जो आरोप लगा रहे हैं अतीकुर रहमान? लेकिन नविका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अतीकुर रहमान जैसे इस्लामिक स्कॉलर ये बात कर रहे हैं। जब कोई एक कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी ताकत महिलाओं के अधिकार छीनने में लगा दे तो यही होता है। जब कोई एक कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी औरतों को बुर्के में ढकने में लग जाए तो यही होता है। जब कोई एक कम्युनिटी शाहबानों के अधिकार न मिले इसके लिए पूरी ताकत लगा दे तो यही होता है। जब कोई एक कम्युनिटी 3 तलाक के खिलाफ देश भर में गलत बातें फैलाए तो यही होता है। जब कोई एक कम्युनिटी जिसका कोई लेना देना नागरिकता कानून से नहीं था और वो देश भर में सड़कों पर उतर आया और दिल्ली में जो दंगे हो गए तो यही होता है। लेकिन सवाल यह है कि हम माइनॉरिटी क्यों कह रहे हैं मुसलमानों? मुझे तो नहीं लगता कि अतीकुर रहमान, शोएब जामई या जितने लोग भी इस डिबेट में जुड़े और जो भी मुसलमान है वो कोई हिंदुओं के सामने माइनॉरिटी है। सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है नविका जी, क्योंकि शब्द चयन गलत हो रहा है इसलिए सारी गड़बड़ हो रही। क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय में मुसलमानों के कल्याण की योजनाएं चलनी चाहिए? मैं तो इस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्यों कन्वर्ट हो गए भाई? किस वजह से कन्वर्ट